हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज है 16 अक्टूबर और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फटाफट इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का एनालिसिस। पहली न्यूज़ आती है हमारी अबॉर्शन से रिलेटेड। जी हाँ, एक्चुअली एक महिला है जिनका 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है और वो चाह रही हैं कि उनको अबॉर्शन के लिए अनुमति दी जाए और उसी से रिलेटेड उनका केस कोर्ट में चल रहा है। उनका ये कहना है कि उनके कुछ हेल्थ कंडीशंस थे जिनके कारण उनको पता ही नहीं चला, शी वॉज अनअवेयर ऑफ हर प्रेगनेंसी, और इसी के चलते उनको इसको अबॉर्ट करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो यही केस चल रहा है अभी कोर्ट में। अब मैरिड वुमेन का कहना है कि उनकी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है और उनके ऑलरेडी 2 किड्स हैं और उनको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके कुछ मेंटल कंडीशंस भी ठीक नहीं है उतने, तो वो एक और चाइल्ड बियर नहीं कर पाएंगे, उतना उसका केयर नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से। और इन्हीं कारणों के मद्देनज़र रखते हुए वो चाहती है कि उनको ये जो है अलाउ किया जाए कि वो 26 वीक्स के इनके बेबी को अबॉर्ट कर सके। ठीक है, तो ये न्यूज़ चल रही है। यहाँ पे लिखा है, उनका कहना था कि शी वॉज अनअवेयर ऑफ अ थर्ड प्रेगनेंसी ड्यू टू अ डिसऑर्डर लैक्टेशनल एमेनोरिया in which a woman is not menstruating while fully breastfeeding, and she was suffering from postpartum depression और इन्हीं रीज़न की वजह से उन्हें पता ही नहीं चला। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अबॉर्शन से रिलेटेड लॉज क्या है, तो देखो 1960 से पहले की बात करें तब तो इलीगल हुआ करता था, लेकिन बाद में एक शांतिलाल शाह कमेटी बनती है और उसके रिकमेंडेशंस के ऊपर हम एक 1971 में एक्ट लाते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके अकॉर्डिंग एक वुमेन अपने अबॉर्शन करवा सकती है 12 वीक्स के तक, लेकिन उसमें एक डॉक्टर की एडवाइस लगेगी, और 20 वीक्स तक भी करा सकती है लेकिन उसमें 2 डॉक्टर्स की एडवाइस लगेगी। और ये वाला एक्ट सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए था, अनमैरिड वुमेन के लिए नहीं था। उसके बाद आता है 2021 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि एक तो ये अनमैरिड वुमेन पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और उसी के बाद इसमें जो ये लिमिट थी ये थोड़ी बढ़ाई गई, 20 वीक्स तक भी अबॉर्ट करा सकते हो और उसमें सिर्फ एक डॉक्टर की एडवाइस लगेगी, और 24 वीक्स तक भी होगा लेकिन उसमें दो डॉक्टर्स का चाहिए होगा, लेकिन वो कुछ ही कंडीशंस में दिया जाता है, जैसे मान लो कोई रेप सर्वाइवर हो या इंसेस्ट के विक्टिम हो, माइनर हो, डिफरेंटली एबल्ड वुमेन हो, या फिर उनके मैरिटल स्टेटस चेंज हुए हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ देयर हस्बैंड हैव लेफ्ट, उनका डिवोर्स हो गया, तो उन वाले केसेस में उनको 24 वीक्स तक अलाउ किया जाता है। और तो और ये 24 वीक्स वाली भी लिमिट नहीं लगती है कुछ केसेस में, अगर फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, मतलब अगर ऐसा है कि बच्चा होगा तो उसमें काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, उस केस में भी इनमें अलाउ किया जा सकता है अगर ये चीज़ डायग्नोस हो जाती है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। ये केस था हमारा पूरा अबॉर्शन से रिलेटेड और ये थे हमारे कुछ प्रोविजंस एमटीपी के। और अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है साइकी मिशन। ये एक्चुअली नासा का मिशन है। नासा का मिशन इसलिए है, बेसिकली ये 16 साइकी एक एस्टेरॉयड का नाम है। ठीक है, और उसी एस्टेरॉयड को एक्सप्लोर करने के लिए नासा अपना एक मिशन भेजा है। ये एस्टेरॉयड कहाँ पे लोकेटेड है? ये है एस्टेरॉयड बेल्ट में, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। अब यहाँ पे भेज क्यों रहा है नासा? क्योंकि साइकी जो है एस्टेरॉयड वो मोस्टली आयरन और निकल का बना है, और आप जानते होंगे अर्थ का जो कोर है वो भी ऑलमोस्ट आयरन और निकल का ही बना है। तो ये कहा जा रहा है अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारे चीज़ें पता पड़ेंगी यूनिवर्स के बारे में, और अर्थ के कोर की मिस्ट्रीज़ भी काफ़ी निकल के आएंगी, रिजॉल्व होंगी, और प्लैनेट्स के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये
13 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था और इसकी अराउंड 6 ईयर की जर्नी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा डेविड्स स्लिंग। ये एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये किसका है? ये इजराइल का है। जैसा कि हम जानते हैं हमास ने अटैक कर दिया था, फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया था, तो वहाँ पे पूरा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बना हुआ है और उसी के चलते हुए ये काफ़ी न्यूज़ में है डेविड स्लिंग। तो ये उसका एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रॉकेट्स वगैरह को इंटरसेप्ट करता है। तो यही लिखा है यहाँ पे, टू डिफीट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, लार्ज कैलिबर रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल्स। और ये यूएस के साथ मिलकर इसने डेवलप किया था। यहाँ पे लिखा है इजराइल यूजिंग इट टू इंटरसेप्ट हामास रॉकेट्स एंड इसको पहले मैजिक वॉन्ड के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, और इजराइल का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के एकदम मिडिल पार्ट में, ये वहीं पे है। और जैसे कि यहाँ लिखा है, ऑक्यूपाइज मिडिल पार्ट ऑफ इजराइल सोफिस्टिकेटेड एंड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बिटवीन द पॉइंट डिफेंस आयरन डोम एंड अपर टियर एरो सिस्टम। ये आयरन डोम जो है ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी हेपेटाइटिस बी सी से रिलेटेड। एक्चुअली क्या हुआ, इजिप्ट जो कंट्री है वो पहला कंट्री बन गया है जिसने ये स्टेटस अचीव किया। कौन सा वाला? गोल्ड टियर का। बेसिकली कुछ कंडीशंस होती हैं उनको आप फुलफ़िल करते हो, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज लोगों का डायग्नोसिस होना और प्रॉपर उनकी इम्यूनाइजेशन होना, ऐसे करके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो उनको इजिप्ट ने फुलफ़िल किया है, इसलिए उसे ये वाला स्टेटस मिला है। लेकिन अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है। एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि लीवर को अफेक्ट करता है। जी हाँ, इससे लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, इरिटेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है लिवर सेल्स की। लेकिन ये होता किससे है? एक्चुअली इन्फेक्टेड ब्लड के जब हम कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो उससे हो जाता है। मान लो निडल्स या सिरिंजेस जो हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती हैं, अगर उनको प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया जाए या उनको अच्छे से सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए जाएं, तब ये इसकी पॉसिबिलिटी होती है। अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर्स से भी ये हो सकता है। और तो और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से भी ये इन्फेक्शन पास हो जाता है। इनफैक्ट एक मदर से उसके बेबी को भी पास हो जाता है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क से नहीं होता, हगिंग, किसिंग या साथ में खाना खाने से ये नहीं होता। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, फीवर हो जाता है, थकान होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज, मतलब जॉइंटिस जैसा। ऑलराइट, और हमारा जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसका हमारा गोल है कि 2030 तक हमें ये एंड करना है। और जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है वो हम 28 जुलाई को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल एमर फाल्कन से रिलेटेड। ये एक तरीके की बर्ड होती है। एक्चुअली ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स है। जी हाँ, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग, ये माइग्रेशन करती है। अभी क्या हुआ इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि मणिपुर में इनका काउंट चल रहा है। इनकी इंडिया में लोकेशन की बात करें तो मणिपुर या नागालैंड के आसपास ही मिलती है। ये बेसिकली ट्रैवल करती हैं विंटर्स के स्टार्ट होते ही। ये मिलती तो एक्चुअली साइबेरिया या नॉर्दर्न चाइना साइड में है, लेकिन विंटर्स में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो ये थोड़ा साउथ वाले एरिया में यानी कि अफ्रीका वाले रीजन में माइग्रेट करती हैं। लोकली इनको अकुयापुना ऐसे कुछ नाम है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, लेकिन ऐसा कहते हैं। एंड फॉल्कन फैमिली में ये स्मॉल रैप्टर होती हैं, ठीक है। और ये माइग्रेट करती है लॉन्ग डिस्टेंसेस इन लार्ज फ्लॉक्स। विंटर में कहाँ चल जाती है? सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका में। IUCN स्टेटस की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 4 में आती है, ठीक है। इनका नाम कहाँ से मिला है? एमर रिवर से मिला।
जो कि एक रिवर है जो बॉर्डर बनाती है रशिया और चाइना में। इनके माइग्रेशन के दौरान ये नागालैंड में एक लेक है डोयांग लेक, वहाँ पे ये रुकती है और इसी कारणों की वजह से नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इनफैक्ट आपको याद होगा 1-2 दिन पहले हमने ड्रैगन फ्लाई के बारे में पढ़ा था। उनका जो माइग्रेशन होता है वो इनके माइग्रेशन से कोइंसाइड करता है और इसीलिए फाल्कन के लिए ये फूड की तरह काम करते हैं। फाल्कन ईट्स देम। एंड इनके कुछ थ्रेट्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स इज अफेक्टिंग देम, हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका, इलीगल ट्रैपिंग, किलिंग, ये सारे जो हैं कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इनको थ्रेट्स हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट एंड हैव अ नाइस डे।